हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 7 हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर एंशंट हिस्ट्री का एक अहम योगदान है। लेकिन जो पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम है वहाँ पर जो है एंशंट हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है। और ये जो ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा की इसका योगदान जो है बहुत ज़्यादा है आपके यूपीएससी की जर्नी में और स्टेट पीएससी की जर्नी में। तो इसलिए इसको आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में भौगोलिक विस्तार की। तो आपको पता है कि सिंधु या हड़प्पा संस्कृति उन अनेकों ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं अधिक विकसित थी। यहाँ पर कहने की बात यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो इससे पहले की और सभ्यताएं आई हैं, चाहे वो ताम्रपाषाण हो या पाषाण काल की सभ्यताएं हो, उनसे अधिक विकसित की सभ्यता है हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है। तो ये सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित है। क्या क्या चीज़ें इसमें विकसित के रूप में देखी जा सकती हैं, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अंडरलाइन हैं, आपके जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। कहने का मतलब ये है, जो भारत का पश्चिमी एरिया था, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र का एरिया था, पश्चिम और उत्तर का, वहाँ पर जो है इस सभ्यता का विकास हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले पता जो है 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से चला था। सबसे पहले जो है इसका पता, जो हड़प्पा संस्कृति थी, 1921 में जो है सबसे पहले जो है इसका पता चला था। दयाराम साहनी ने जो है इसकी पहली खुदाई की थी हड़प्पा संस्कृति की 1921 में। सिंधु के बहुत से स्थल प्राक हड़प्पे संस्कृति का केंद्रीय भाग बने। अब यहाँ पर देख लीजिए, परिणाम स्वरूप वह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणत हुई। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। सिंधु घाटी क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ये पूरी सभ्यता जो है डेवलप हुई थी। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर ये जो हमारी सभ्यता थी, क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता, ये वहाँ पर जो है इसका मुख्य केंद्र था विकास का। फिर क्या होता है कि वहाँ से इसका विस्तार जो है दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव, अगर इसके हम फैलाव की बात करते हैं, जो हड़प्पा संस्कृति थी, तो उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक जो है इसका फैलाव था हड़प्पा सभ्यता का। यह सभ्यता पूरी जो थी वो त्रिभुजाकार आकार में कुछ इस तरीके से फैली हुई थी। इसका टोटल क्षेत्रफल आप देख लीजिए, यहाँ पर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। तो जो ऊपर का एरिया था, पश्चिम में क्या नाम है, जम्मू कश्मीर का एरिया था, इधर मेरठ का एरिया था पूर्व का, और पश्चिम का एरिया जो था वो पाकिस्तान के क्षेत्र में आता था, और दक्षिण का जो एरिया था वो गुजरात के क्षेत्र में आता था। तो ये एक ट्रायंगल बनाती हुई सभ्यता थी। ये बहुत बड़ी सभ्यता थी उस समय की। अब तक अगर बात करते हैं तो अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है। जो अभी तक खुदाई से जानकारी मिली है उनमें से 1500 स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के खोदे जा चुके हैं, और उनमें से कुछ सभ्यताएं जो है परिपक्व अवस्था की हैं। और अब देखिए, जैसे कि वहाँ पर करीब 1500 से स्थल खोदे गए थे, लेकिन उनमें से जो कुछ सभ्यताएं थी वो आपको परिपक्व रूप में देखने को मिल पाएंगी। बाकी जो सभी सभ्यताएं थी वो नष्ट हो चुकी थी। तो ऐसे केवल 7 नगर थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय। भाई, हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम जो 7 नगर थे वही बहुत ज़्यादा फेमस थे। बाकी नगरों का विकास हो चुका था धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखते हुए नगर कौन कौन से हैं, तो इनमें 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, यानी प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो को हम जो है प्रेतों का टीला कहते हैं। ये जो 2 नगर थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे।
हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं भाई। हड़प्पा सभ्यता और जो है मोहनजोदड़ो ये दोनों जो है पाकिस्तान क्षेत्र में पाए गए हैं। अगर मोहनजोदड़ो की हम खोज की बात करते हैं तो 1922 में जो है रखालदास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर थे। सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर सिंधु में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में चनहुदड़ो स्थल पर था और चौथा नगर गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल स्थल था। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ, और जो छठा नगर हमारा था बनावली हरियाणा के हिसार जिले में था। कालीबंगा की तरह इसने भी दो सांस्कृतिक अवस्थाएं देखी, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। कच्ची ईंटों के चबूतरों, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पा कालीन हैं। इन 6 स्थलों पर परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सुतकांगेडोर और सुरकोटदा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धोलीवीरा में भी एक किला मिला है और इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, और ये तीनों अवस्थाएं राखी गढ़ी में भी मिलती हैं जो घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है और धोलीवीरा से बड़ा है। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी स्थलों में भी पाई गई है। तो कुल मिलाकर जो ये 6-7 स्थल पाए गए थे ये बहुत ज़्यादा फेमस स्थल थे उस हड़प्पा संस्कृति के, जिनमें तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें खुदाई में प्राप्त हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और रावी नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें खुदाई में मिली तो कुम्हार का चाक मिला, श्रमिक आवास, विशाल अन्नागार मिला हमको, मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से आपको प्राप्त हुई है, ओखली, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी, एक सींग वाला जानवर, चौथा सबसे बड़ा स्थल इसको हम मान सकते हैं हड़प्पा को। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में जो है गाय के चिन्ह नहीं पाए गए थे, ठीक है। मृतकों को उसमें दफनाया भी जाता था। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। सिंधु नदी के तट पर स्थित है, लरकाना ज़िले में, ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसको हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं तो विशाल स्नानागार, अन्नागार, कुआँ और सूती वस्त्र जो है हमको यहाँ से देखने को मिला। चौड़ी सड़कें सबसे ज़्यादा यहाँ पर चौड़ी थी मोहनजोदड़ो में। तांबे के ढेर भी मिले हैं। तीसरा सबसे बड़ा स्थल इसको हम मान सकते हैं और सबसे बड़ा शहर भी जो है हमारा मोहनजोदड़ो था। तो ये सब चीज़ें उस टाइम थी। उसके बाद चनहुदड़ो था, फिर सुतकांगेडोर था और इसी तरह बनावली हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो राखी गढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हमारा माना जाता है। फिर कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर चूड़ी, जुते हुए खेत, कर्मकांड, इन सब चीज़ों के साक्ष्य हमको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ बात करते हैं जैसे कि कुछ और स्थल मिले थे सिंधु सभ्यता में, जैसे कि गुजरात में लोथल था जो चावल के अवशेष के लिए काफ़ी फेमस था और लोथल एक प्रकार का बंदरगाह भी था। रंगपुर जो कि गुजरात में स्थित है धान की भूसी के लिए फेमस था। धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल था हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता का। और घोड़े की हड्डी और कलश समाधान आपको सुरकोटदा से देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। अब हम आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि नगर योजना कैसी थी यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की बात करते हैं तो बहुत ही सुव्यवस्थित नगर योजना हड़प्पा सभ्यता की उस टाइम थी। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार भी मिले हैं जहाँ पर जो है मतलब अपने अनाजों को रखने की एक जगह होती है, उसको हम कोठार कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। अभी मैंने बताया ना कि नगर व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित थी। शासक वर्ग के लोग बीचों बीच में रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल या ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक खंडों में भी विभक्त थे। जो
सड़कें थी वे हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो काल में या हर काल में, तो वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसी हुई थी। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता है। दूसरा तो भवनों में और भी समृद्ध है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो मोहनजोदड़ो था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहनजोदड़ो से हमको विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। तो यहाँ की सबसे मुख्य विशेषता थी जो मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अनाज रखने का कोठार, मतलब एक बहुत बड़ी कोठरी मिली है जो 45.71 मीटर लंबा था, जिसमें अनाजों को जो है संचय करके रखा जाता था और 15.23 मीटर चौड़ा था। पर हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर पांतों में खड़े हैं। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.0 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो उस समय ये हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कि नगर व्यवस्था वहाँ की बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े कोठार मिले हैं जिसमें अनाज रखे जाते थे। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। तो वहाँ पर बैरक का मतलब एक स्थान था जहाँ पर मजदूर रहते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। मतलब उनके पास बड़े बड़े कोठरीनुमा आकार के घर थे जिसमें वो सारा अनाज संचय करके रखते थे। अब यहाँ पर देख लीजिए, हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकी ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में पकी ईंटों का इस्तेमाल होने लगा था। मिस्र के समकालीन भवनों में धूप से सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। समकालीन मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का प्रयोग मिला तो है, पर हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ऐसी ईंटों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता थी, वहाँ की जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। वहाँ पर धूप से सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था। सबसे मुख्य बात है, जल निकासी बहुत अच्छी थी। जो मोहनजोदड़ो शहर था और जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएँ होते थे। जो कालीबंगा शहर है वहाँ पर हर घर में अपने अपने कुएँ होते थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहाँ इनके नीचे मोरियाँ बनी हुई होती थी। अक्सर ये मोरियाँ ईंटों और पत्थरों के सिल्लियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे मैन होल भी बने थे। सड़कों और मोरियों के विशेष बनावली से आपको देखने को मिल जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि जो पानी बहने के लिए व्यवस्था थी, मतलब जल की निकासी, वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित थी क्योंकि जो नालियाँ थी, नालियों के ऊपर मतलब जो है पत्थर भी पड़े हुए थे, तो उनसे क्या होता था, पानी जो है नीचे बीचे बहता था और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखाई पड़ता था। तो जो जल निकासी थी बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित थी। कुल मिलाकर स्नान घरों और मोरियों की व्यवस्था अनोखी थी। अभी मैंने आपको बताया ना, स्नान घरों और मोरियों की व्यवस्था वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनोखी थी। हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण है। शायद कांस्य युग की दूसरी किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति ने दिया। अभी मैंने बताया कि जिस तरीके से हड़प्पा संस्कृति में सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि जो रास्ते थे वे काफ़ी चौड़े थे, जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी, जल निकास की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए जो है साफ़ सफाई हड़प्पा सभ्यता में उस समय बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। कृषि की बात करते हैं तो कृषि किस तरह से जीवन यापन करते थे, तो ईसा पूर्व की 4वीं सदी में सिकंदर का इतिहासकार बता गया है कि सिंध इस देश के उपजाऊ भागों में गिना जाता था। पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। सिंधु सभ्यता में जो है घर बनाने के लिए लकड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। यहाँ पर जैसे कि चराई के लिए लकड़ी की खपत होते रहने से यहाँ की प्राकृतिक वन संपदा धीरे क्षीण होगी। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप धीरे धीरे जो है ज़्यादातर किसी चीज़ का दोहन कर देंगे तो वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इस प्रदेश की उर्वरता का विशेष कारण यह था सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़। ठीक है,
अब इसे जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। उसका कारण क्या था कि जो सिंधु नदी थी वो हर साल अपने साथ बाढ़ लाती थी और बाढ़ में बहुत ज़्यादा जो है जो उसकी मिट्टी थी उसमें पोषक तत्व आ जाते थे, जिससे हर साल जो है वहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती थी। तो ये था वो मैप जो पूरा आपको दिखने को मिल जाएगा। इसमें कौन कौन से शहर कहाँ पर स्थित है, तो इस तरह देख सकते हैं आप। ये ट्रायंगल नुमा ये है हमारा, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर पाकिस्तान है, ये गुजरात है और ये मेरठ का एरिया है। अब हम इधर देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। और पक्की ईंट की दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ हर साल आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी। अभी मैंने बताया ना कि जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी का यही कारण था कि जो नदी थी अपने साल हर साल बाढ़ लाती थी और वो एरिया जो है उपजाऊ हो जाया करता था। अब कैसे खेती करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में ही गेहूं और जौ की अपनी फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में कूड़ हल रेखा देखे गए हैं। उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। कहने का मतलब ये है कि जब बाढ़ आती थी और उसके बाद चली जाती थी तो उसमें उस समय वो लोग अपनी फसलों को बो देते, अपने अनाजों को बो देते थे और उसके बाद बाढ़ आने से पहले वो अनाजों को अपने काट लेते थे। और उनके पास कोई फावड़ा और फाल तो मिला नहीं था, लेकिन जो कालीबंगा एरिया है वहाँ पर जुते हुए खेतों के साथ देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि शायद ये लोग इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे। अब नीचे देखिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या क्या उपजाते थे, तो गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। बनावली में मिला जो जौ है वो बढ़िया किस्म का है। इसके अलावा वे तिल, सरसों भी उपजाते थे हड़प्पा काल में, परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। तो ये सब चीज़ें अनाज के रूप में वहाँ उत्पादित होती थी और बड़े बड़े कोठारों में रखी जाती थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का भी श्रेय जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहले जो कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद कर लेना कि कपास को जो है सिंडन कहते हैं, जो सिंधु शब्द से निकला हुआ है। अब हम बात करते हैं पशुपालन के रूप में क्या क्या चीज़ें पालते थे। तो उन्हें कुबड़ वाला सांड बहुत प्रिय था। जो हड़प्पा लोग वाले लोग थे, हड़प्पा संस्कृति के लोग, उन्हें कुबड़ वाला सांड बहुत ही प्रिय था। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में थे। भाई कुत्ता तो उनका प्रमुख जानवर था ही जिनको पालते थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान भी मिले हैं। वे गधे और ऊँट भी रखते थे और शायद इन पर बोझा ढोते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्तिका से मिला है। लोहे मतलब घोड़े के साथ संकेत मिले हैं। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट आई है और वे 2000 ईसा पूर्व के आसपास के बताए गए हैं, परंतु पहचान संदेहग्रस्त है। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित थी या नहीं, तो साफ साफ लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है अश्व केंद्रित नहीं थी। साक्ष्य मिले हैं बट यकीन नहीं था, इतना ज़्यादा 100% श्योर नहीं है कि वो साक्ष्य घोड़े के ही हो सकते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अश्व केंद्रित नहीं थी। आपको आंसर यही टिक करना है। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था। वे गैंडे से भी परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हें लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे और उनके पालतू पशु भी वही थे। प्रायः वे गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। ये दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगरवासियों पर लागू नहीं होती हैं। ठीक है।
और अब देखते हैं उनकी तकनीकी व्यवस्था क्या क्या चीज़ें उनके तकनीकी में थी, शिल्प और तकनीकी के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। लोहा, तांबा और टिन को मिला करके वे मिश्र धातु का निर्माण करते थे, जिसको हम कांसा कहते हैं। इस संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजारों और उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। उसमें पत्थर के औजार का भी प्रयोग होता था, लेकिन वे कांसे का निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा तांबे में टिन मिलाकर के धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था, पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिले। वे जानते तो थे इसका निर्माण कि किस तरीके से होता है, लेकिन जब जो रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, जब वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो कांस्य धातु है उसका निर्माण नहीं हो सकता है। टिन शायद अफ़गानिस्तान, अब देखिए टिन कहाँ पर मिलता था, तो टिन जो है मुख्य रूप से वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। कुछ पुरानी खदानें हजारीबाग और बस्तर में भी पाई गई अपने भारत के अंतर्गत। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार और हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा कम है, फिर भी ये जो कांसे की वस्तुएं छोड़ गए वे नगण्य नहीं हैं। इन वस्तुओं से संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। जो कांसा का धातु बनाते थे उन शिल्पियों का विशेष महत्व था। भले ही उसमें भाई टिन की मात्रा कम थी, वो अफगानिस्तान में मिलता था तो वे उतनी मात्रा में टिन का प्रयोग नहीं कर पाते थे, बट फिर भी जो है जो भी था वो एक अच्छी व्यवस्था के रूप में था। वहाँ के जो लोगों शिल्पी लोग थे वे एक बहुत अच्छा जो है एक यंत्र का निर्माण करते थे, शस्त्र का निर्माण करते थे। हड़प्पाई शहरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी चलते थे। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा निकला है और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप भी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कताई के लिए तकलियों का भी इस्तेमाल होता था। भाई जैसे कि सूत का है, सूत को जब काटेंगे तो कताई करेंगे तो उसके लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था, मतलब बुनने के लिए। ईंटों की विशाल इमारतें बताते हैं कि स्थापत्य कला भी अच्छी थी, मतलब मिस्त्री भी उस समय देखने को मिल जाएंगे जो घर या भवन बनाते थे। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। जैसा कि आगे बताया गया है कि मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो सोना चांदी था वो हड़प्पा सभ्यता में अफगानिस्तान से मंगाया जाता था और रत्न जो है दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पाई कारीगर मड़ियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड थे वे चिकने और चमकीले थे। तो ये सभी चीज़ें हड़प्पा संस्कृति की विशेष महत्व की चीज़ें हैं। व्यापार उनका कैसे होता था, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग व्यापार किस तरीके से करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा ही महत्व था। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठार पाए गए हैं, बल्कि बड़े बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें एक लिपि और मानकीकृत माप तोलों के अस्तित्व से भी होती हैं। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। अब ये देखने वाली बात है कि वे लोग वस्तु विनिमय प्रणाली में किस चीज़ का प्रयोग करते थे। तो वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। भाई कोई सामान अगर वो खरीदते थे किसी से तो वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे सारे आदान प्रदान जो है विनिमय के द्वारा करते थे, मतलब आदान प्रदान करते थे। वे सिक्कों के स्थान पर चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, उसी से जो है उनका व्यापार होता था। अब ये देखिए, वे पहिए से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पहिए से परिचित थे और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ भी प्रचलित थी। लगता है कि हड़प्पाई लोग किसी न किसी प्रकार के आज के इक्के का इस्तेमाल करते थे, उनमें आरेदार पहिए नहीं थे। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध जो था वो राजस्थान के एक क्षेत्र से था और अफ़गानिस्तान और ईरान से भी। उन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। उनके नगरों का व्यापार दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली और प्रतीत होती है। हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधन का अनुकरण भी किया है। अब देखिए, हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि यानी इसको लापिस लाजुली का सुदूर व्यापार चलाया। अवश्य ही इस मणि से शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी होगी। जो एक प्रकार का लाजवर्द मणि थी, इसके जब प्रयोग होने लगा तो सामाजिक प्रतिष्ठा जो है शासक वर्ग की बढ़ने लगी।
मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है मेलुहा? तो मेलुहा जो है सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है। जो दो व्यापारिक क्षेत्र थे वो आपको मेसोपोटामिया में देखने को मिल जाएगा, दिलमन और मकन। ये दोनों मेसोपोटामियाई और मेलुहा के बीच में हैं। दिलमन की जो पहचान है दिलमन शहर की, शायद फारस की खाड़ी के बहरैन से की जा सकती है। उस बंदरगाह नगर में हजारों कब्रें खुदाई का इंतजार कर रही। जो फारस की खाड़ी के बहरैन से है उसको हम दिलमन कह सकते हैं। भाई जो दिलमन की पहचान जो हुई है वो फारस की खाड़ी के बहरैन शहर से की जा सकती है। राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। हड़प्पाई सभ्यता में राजनीतिक संगठन की व्यवस्था कैसी थी? हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं होगी। यदि हड़प्पाई संस्कृति अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेशक ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों से निरंतर कायम रही। यह 600 साल पुरानी सभ्यता थी। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता से आपको मंदिर के साक्ष्य नहीं देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिलेगा आपको हड़प्पा सभ्यता में। इसका अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है जिसका उपयोग नहाने धोने के लिए किया जाता होगा। हड़प्पा अंचल में धार्मिक विश्वासों और आचारों में एक रूपता नहीं थी। जो धार्मिक विश्वास थे उनमें जो है बहुत ज़्यादा मतभेद था। किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं पाया गया है। ऐसा संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में शायद अग्नि पूजा की परंपरा चली आ रही थी। तो लोथल में जो है अग्नि पूजा होती थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। ऐसे ही पूजा होती थी। मंदिर मैंने बता दिया है कि मंदिर के साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन अग्नि की पूजा होती थी। हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी कि वे लोग धन का संचय करने में लगे हुए थे, और अस्त्र शस्त्रों का वैसे भी अभाव था। जब आप धन का संचय करने लगेंगे तो कुछ चीज़ों से आप साथ छोड़ देंगे। अब देखिए धार्मिक प्रथाएं कौन कौन सी थी। तो हड़प्पा में जो है पकी स्त्री की मूर्तिकाएँ भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के बारे में बताया गया है कि वो स्त्री कौन सी थी। तो गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। एक स्त्री जो दिखाई गई है उसके गर्भ से निकला जो है पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा रही होगी। मतलब जो दिखाया गया है गर्भ से निकला पौधा जो स्त्री है, तो उसका मतलब है कि वो पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, और इसका संबंध जो है जन्म और वृद्धि से भी रहा होगा। हड़प्पाई लोग मिस्रवासियों की तरह मात्र सत्तात्मक थे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मिस्र में राज्य या संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था, किंतु हड़प्पा समाज में उत्तराधिकार का स्वरूप हमें ज्ञात नहीं है। जो मिस्र के लोग थे वहाँ पर तो ये पता था कि जो है उत्तराधिकार का साक्ष्य जो है मिल जाता था लड़कियों को, बट हड़प्पाई सभ्यता में इस तरह की कोई व्यवस्था जो है प्रचलित नहीं थी। अब सिंधु घाटी के पुरुष देवता की बात करते हैं कि किसकी पूजा होती थी, कौन कौन से देवता थे। तो पुरुष देवता की अगर बात करते हैं, उसके सिर पर 3 सींग हैं। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा है, दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, आसन के नीचे एक भैंसा और पांवों पर 2 हिरण हैं। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया गया है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, पशुपति महादेव। निसंदेह हमें लिंग पूजा का भी प्रचलन पाते हैं। अगर हम देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर लिंग पूजा का भी प्रचलन आपको देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेकों प्रतीक मिले हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा है। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि भी मानी जाने लगी। आज भी हम जो है लिंग पूजा करते हैं। वृक्षों और पशुओं की पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की भी पूजा करते थे। तो सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष की पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। वहाँ पर जो एक मुहर मिली है वहाँ पर जो है उसमें एक देवता का चित्र बना हुआ है
जो आज भी जारी है, जिसकी पूजा वो लगातार करते आ रहे हैं। हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। जो हड़प्पा काल था वहाँ पर जो पशु पूजा का भी प्रचलन था, और वो पशु कौन सा था वहाँ पर भी देखने की बात है कि इनमें सबसे महत्व का एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न, जो गैंडा हो सकता है, जिसको हम कुबड़ वाला सांड भी कहते हैं, तो इसकी पूजा आपको देखने को मिल जाएगी हड़प्पा सभ्यता में। और यहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको तावीज़ बड़ी तादाद में मिले हैं। शायद हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं, इसलिए वे उनसे बचने के लिए तावीज़ पहनते थे। आर्योत्तर परंपरा संबंध माने जाने वाले अथर्ववेद में अनेक तंत्र मंत्र या जादू टोने दिए गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है आपको तावीज़ के भी साक्ष्य देखने को मिल जाएगा। हड़प्पाई लिपि, अब लिपि की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो प्राचीन मेसोपोटामियाई की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। कुछ लोग इस द्रविड़ या आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग संस्कृत से तो कुछ लोग सुमेरी भाषा से, परंतु इन पठनों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो हड़प्पा लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ ही इसकी तुलना करने के प्रयास किए गए, परंतु यह तो सिंधु प्रदेश का आविष्कार है और पश्चिम एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपियाँ थीं और जो मेसोपोटामिया और मिस्र की लिपियाँ थी उससे इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी, एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध नहीं। ये अपनी खुद की एक भाषा थी और इसका किसी के साथ कोई भी समकालीन नहीं है। माप तौल के रूप में किन चीज़ों का प्रयोग होता था वो भी हम देख लेंगे एक बार। माप तौल के रूप में बाँट का प्रयोग करते थे, तो बाँट के रूप में वे तौल के रूप में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे कि 16, 64, 160, 320 और 640। दिलचस्प बात यह है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत में आधुनिक काल तक चलती रही। हाल तक 1 रुपया 16 आने का होता है। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए। एक डंडा कांसे का भी आपको देखने को मिल जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। मृदभांड देख लेते हैं। मैंने कल बताया था मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते थे। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करते थे, बहुत ही कुशल हो गए थे। उनके अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। हड़प्पा भांडों में आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की भी आकृतियाँ आपको दिखाई पड़ जाएंगी। जो हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड थे उनमें आपको जो है आमतौर पर वृक्ष या फिर देखने को मिलेगा या फिर मनुष्यों की जो है आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। मोहरों की बात करते हैं तो मोहरों पर जो एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी आदि की जो है आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। जो सील थी, मोहरे जिससे आदान प्रदान होता था वस्तुओं का, उन पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जानवरों की फ़ोटो, प्रतिमाएं। हड़प्पा शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे। हड़प्पाई जो लोग थे वो धातु की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। कांसे की मूर्तिकी भी वहाँ से प्राप्त हुई है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा एकदम नग्न है। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं भी मिली, कुछ पत्थर की भी प्रतिमाएं मिली हैं। सेलखड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उसके बालों की चोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई है। तो ये सारी मूर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मृण मूर्तिकाएँ, टेराकोटा फिगरिन। तो सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती है की बनी मूर्तिकाएँ फिगरिन में मिली हैं। टेराकोटा का मतलब जो आग में जो मूर्तियाँ पका दी जाती हैं तो उसके भी साक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। अब यहाँ पर देख सकते हैं उद्भव, उत्थान और अवसान। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है उतना ही कठिन उसका अंत जानना है। कई हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया जितने अच्छे तरीके से इसका जन्म हुआ उतनी ही
खराब तरीके से इसका विनाश भी हुआ था हड़प्पा संस्कृति का। हड़प्पा की शहरी संस्कृति के विकास में मेसोपोटामिया के नगरों से कुछ प्रेरणा मिलती है, परंतु हड़प्पा संस्कृति देसी ढंग की थी, इस बात में कोई शंका नहीं। कुछ अवशेष इसको आपको देखने को समकालीन आपको मिल जाएगी ये उस समय की। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिनमें पक्का स्नानागार, सीढ़ीदार कुआं संलग्न है। पश्चिमी एशिया के नगरों में इस तरह की नगर योजना नहीं पाई गई है। जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ की सभ्यता में आपको आयताकार मकान मिल जाएंगे, स्नानाघर मिल जाएंगे। जो आपको पश्चिम एशिया की सभ्यता जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने को शायद ही नहीं मिलेंगी। हड़प्पाई लोगों ने पकी ईंटों के इस्तेमाल में जिस कौशल का परिचय दिया वैसा पश्चिम एशिया वाले नहीं दे पाए हैं। हड़प्पाइयों के मृतभांड और उनकी मोहरें अपने खास ढंग की हैं और इन पर अंकित पशुमंडल स्थानीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी खास लिपि बनाई जिसका मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से कोई साम्य नहीं है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी, तथापि इसमें कांसे का उपयोग सीमित हुआ और ज़्यादातर पत्थर के औजार ही चलते रहे। अंत में हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना विशाल था उतना विशाल और किसी भी समकालीन संस्कृति का नहीं था। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई और इस तरह कांस्य युग में अपने ढंग की सबसे बड़ी संस्कृति थी। अभी तक हड़प्पा जैसा नगर विस्तार अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ इतना सा कहना है कि जो चीज़ें आपको हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिल जाएंगी, जो व्यवस्थित तरीके से वहाँ की, चाहे वो घर हो, चाहे वो नाले हों, रास्ता हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से थी। जो सभ्यताएं उस समय विकसित हो रही थी जैसे कि मेसोपोटामिया की और मिस्र की, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास मतलब सिंधु क्षेत्र में भारी वर्षा होने लगी थी। इससे खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई, इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि ज़मीन धंस गई, ऊपर उठ गई, जिसमें इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके कारण मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति आर्यों ने नष्ट कर दी। तो बहुत से लोगों ने बताया कि हड़प्पा संस्कृति किस तरीके से जो है विनाश हो गई। भूकंप कारण बताया, बाढ़ के कारण बताया, या आर्यों का आगमन हो गया, उन्होंने इनको नष्ट कर दिया। तो कई तरह के जो है कारण लोगों ने बताया कि इन कारणों की वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश होता चला गया है। अब देखते हैं हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर व्यवस्था। तो नागरिकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य एवं पश्चिमी भारत में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। इसका काल मोटे तौर पर 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्र पाषाणिक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे ही उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसानी से थी। फिर भी कुल्हाड़ी, छेनी, कंगन, वक, अस्तुरा, बंसी और बरछा भी मिलते हैं। गिलुंद जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है। ईंटों की संरचनाएं भी मिली। गिलुंद से आपको ईंटों की संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। यूँ तो पकाई हुई ईंटों के मिलने की खबर भगवानपुरा की उत्तर हड़प्पाई अवस्था के बारे में दी गई है, पर ईंट वाले स्तर का काल निर्धारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है। अब देखते हैं यहाँ वे लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती और पशुपालन भी करते। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पशु चराते थे और अच्छी खेती करते थे। वे मंद चाल वाले चाक पर बने काला धूसर ओपदार मृदभांड का प्रयोग करते थे। मतलब वो चाक पर बने हुए मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ये मृदभांड ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी और उसके बाद के उन मृदभांडों से मिलते हैं जो उत्तरी ईरान के पठार से प्राप्त हुए हैं। स्वात घाटी के निवासी भी चाक पर लाल काले रंग वाले मृदभांड तैयार करते थे। स्वात घाटी के जो निवासी थे वे भी जो है चाक पर लाल पर काले रंग वाले मृदभांड का प्रयोग करते थे। मतलब उस पर लाल रंग करते थे, उसके बाद फिर उसके ऊपर काले रंग का पेंट करते थे। तो इस तरीके के मृदभांडों का प्रयोग वो करते थे। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे, जैसा कि हड़प्पा के मृदभांडों पर मिले कपड़ों की छापों से अनुमान लगाया जा सकता है। तो आलमगीरपुर क्षेत्र में जो है आपको कपास के कुछ साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे।
हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा, अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देंगे आपको। आभूषण की निधियाँ स्थान स्थान पर गड़ी मिली हैं और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का ढेर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिल जाएंगी, किस तरीके से हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत हुई और फिर उसका किस तरीके से विनाश हो गया। क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति थी वे एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इसका जो है क्षेत्र फैला हुआ था। और किस तरीके से ये अपने मतलब उस टाइम की जो अन्य सभ्यताएँ थीं और पश्चिमी देशों में, तो वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित सभ्यता के रूप में ये जानी जाती थी हमारी हड़प्पा सभ्यता, जिसमें बड़े बड़े 6-7 नगर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सुतकांगेडोर, चन्होदड़ो, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये सारे शहर थे जो बहुत ही महान शहरों में आते थे उस समय के। और जो जो चीज़ें आपको देखने को मिली वो सभी चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर के द्वारा बता दी। तो जो भी चीज़ें अंडरलाइन हैं उन चीज़ों को आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से जो भी चीज़ें अंडरलाइन हैं इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस नहीं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।